बड़ी खबर आ रही है। इजराइल हमास जंग में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। 7,326 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है इस जंग में। अब तक 14,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं। यह इस वक्त इस युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। देखिए क्यों यह युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, उससे जुड़ी एक और खबर। इराक में अमेरिकी बेस पर फिर हमला हुआ है। ऐन अल असद बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। इराक में, सीरिया में लगातार अमेरिकी बेसेस पर अटैक हो रहे हैं और इसीलिए अमेरिका ने कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में सीरिया में अटैक किया है। लेकिन ये अटैक किस तरफ इस युद्ध को लेकर जा रहे होंगे? मैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह, मुझे ये बताइए, ये जो पूरा मामला जो पुतिन का ओपन चैलेंज है या फिर चाइना के एक्टिव होने की हम बात कर रहे हैं, वो बात आई कि सीरिया में जो वहां पर सप्लाई का जो हमास को ईरान से जो हथियार जाते हैं, वो सीरिया का जो बेसिस है, वो जो अमेरिका का जो अटैक है, अमेरिका चाहे कहे कि इसका इजराइल से लेना देना नहीं है, लेकिन टाइमिंग क्या बताती है? देखिए, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि सीरिया और लेबनान दोनों बहुत बड़े प्लेयर जो हैं इस रीजन में, उनका किसी तरह से डायरेक्टली इंटरवेंशन हो, चाहे वो हमास को एड करें या हिजबुल्लाह की तरह वो इजराइल पर रॉकेट दागने लगे। क्योंकि अमेरिका का ये एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, जिसमें वो चाहता है कि सीरिया में जो वॉर चल रहा है इस समय, वो उसको कंट्रोल में रखे। और सीरिया में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रूस भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वहां के रिजीम को वो सपोर्ट करता है। अगर बात बिगड़ी तो रूस और अमेरिका का यहां डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा। और यही नहीं, सीरिया में, लेबनान में, गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में यूएन भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आपको यह ध्यान रखना होगा, 13,000 यूएन कर्मी सिर्फ गाजा पट्टी में हैं। तो अगर यूएन भी इन्वॉल्व है या उसके लोग मारे जाते हैं, तो ये विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा एक इजराइल के अगेंस्ट एक रिजेंटमेंट होगा। और वो शुरू भी हो गया। जिस तरह एंटोनियो गुतेरेस ने डिबेट में कहा कि किसी भी तरह से हमास को हम माफी नहीं दे सकते, लेकिन साथ साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि सिविलियंस पे जो अटैक हो रहे हैं उनको किसी तरह हम कंडोन कर दें या उसको हम भूल जाएं। तो इस तरह से ये व्यापक होने की पूरी संभावना है। लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है मिडिल ईस्ट में, और सिर्फ सीरिया ही नहीं, अमेरिका के बेसिस सारे चारों तरफ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके बावजूद अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो नैरेटिव जो इस वॉर का है वो एंटी मुस्लिम ना बनने पाए। और वो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जाएंगे इस पर बात करेंगे। इस पूरी जंग में एक बहुत बड़ा मुद्दा नैरेटिव का है। हर कोई अपने हिसाब से इसके नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसको अपने नैरेटिव में लाया जाए। उसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो अभी अभी हमारे पास आई हैं। बमबारी से गाजा का नक्शा कैसे बदल रहा है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, गाजा पर हुई बमबारी के बाद की ये तस्वीर है। कैसे चारों तरफ इस तस्वीर में आपको धुआं उठता दिख रहा है। पूरा आपको जहां पर ये धुआं उठ रहा है वो प्लेन हो चुका है। लोग वहां पर तबाही में अपनों को ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ये गाजा का नक्शा, गाजा की टोपोग्राफी आप कह सकते हैं, इस बमबारी से कैसे बदल चुकी है। एक और बड़ी आपको तस्वीर दिखाते हैं। सीमा की ओर बढ़ती इजरायली सेना, यानी इजरायली सेना लगातार गाजा सीमा की ओर बढ़ रही है और उनका जमावड़ा बढ़ रहा है और उनके टैंक पहुंच रहे हैं और उनके आर्मर्ड व्हीकल पहुंच रहे हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये सीमा की ओर बढ़ता हुआ इजरायली सेना का ये काफिला बताता है ये दक्षिणी गाजा की ओर, यानी अभी जो पूरा प्रेशर था नॉर्थ गाजा की तरफ था, पूरा फोकस नॉर्थ गाजा यानी ऊपरी जो गाजा का इलाका है, जो नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी वादी गाजा से ऊपर पड़ते हैं उनकी तरफ। लेकिन अब दक्षिणी राफा बॉर्डर की तरफ, खान यूनिस की तरफ भी उनका काफिला जाता हुआ, ये उसकी तस्वीर है। इसी बीच ईरानी सेना का युद्धाभ्यास, ये क्या है, ये क्या मैसेज है? ईरान यहां किसको अपनी ताकत दिखा रहा है? ईरान क्या कहना चाहता है? ये तस्वीरें बहुत ज्यादा बोलती हैं। वैसे कहते भी हैं कि हजारों शब्दों के बराबर एक तस्वीर होती है, और यहां तो बहुत सारी तस्वीरें इस ईरान ने दिखा दी, बहुत सारे हथियार दिखा दिए। क्या मैसेज है और क्या वो कहना चाहता है, ये अब बिटवीन द लाइन्स पढ़ने वाली बात है जो हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। लेकिन ईरानी सेना का युद्धाभ्यास आपके सामने। और देखिए, इस पूरी जंग में हमने कहा कि मुद्दा नैरेटिव का भी है। हर कोई अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ रहा है। जैसे आप दिखाते हैं आपको, इजराइल के कट्टरपंथी कह रहे हैं कि गाजा का पूरी तरह सफाया कर दो।
नेतन्याहू की पार्टी लिकुड पार्टी के एक नेता ने कहा कि गाजा को डिसड्रेन बना दो, एक दिन में वहां 4000 टन बारूद बरसा दो, जबकि गाजा का बारूदी हिसाब यह कहता है कि इससे कई गुना ज्यादा बारूद गाजा पर बरसाया जा चुका है। वो हिसाब आपको हम दिखाएंगे। उधर हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो अब इजराइल की नेवी पर अटैक करेगा। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की माने तो अभी सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, उनके प्लान के मुताबिक घट रहा है। फिलिस्तीन का मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है, जो उनकी बड़ी कामयाबी है। हमास का जिस तरह से रूस में स्वागत किया गया, उसमें भी स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर की बहस छेड़ दी है कि एक रूस जैसा दुनिया का बड़ा देश हमास जैसे नॉन स्टेट एक्टर से मुलाकात क्यों कर रहा है, क्या है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट। और एक जो सबसे बड़ा नैरेटिव है वो अमेरिका से, कि अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं चाहते कि यह युद्ध एंटी मुस्लिम बने। उन्होंने अमेरिका में कुछ मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है, वो चाहते उसका रीजन क्या है। मैं आपको सर जनरल मिस्टर आपको चाहूंगा आप यहां पर आ जाएं, लेकिन मैं आपको जब तक जनरल मिस्टर रहेंगे यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। बारूद का हिसाब, गाजा का बारूदी हिसाब, जैसा कि मैंने आपको कहा, देख लीजिए। लिकुड पार्टी यानी नेतन्याहू की पार्टी के तो नेता कह रहे हैं कि 4000 टन बारूद बरसा दो गाजा पर एक ही दिन में, लेकिन 18 दिन में ही, युद्ध शुरू होने के 18 दिन में ही 12000 टन बारूद गाजा पर गिराया जा चुका है। अगर इसका हिसाब निकालें तो एक शख्स पर करीब 6 किलो, एक वर्ग किलोमीटर में 33 टन, एक दिन में 667 टन, और एक दिन में एवरेज 500 अटैक हैं। ये गाजा का बारूदी हिसाब है। जनरल मिस्टर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा अचल सर के पास जाना चाहता हूं। अम्बेसडर मल्होत्रा, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से कि इसको 9/11 मत बनने देना। वो क्यों ये कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि ये गाजा का युद्ध केवल इसी दो देशों या इजराइल वर्सेस हमास रहे, ये एंटी मुस्लिम ना बने? इसमें उनकी क्या, उनकी छिपी हुई क्या वहां पर चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? देखिए, बहुत क्लियर है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज जो है एंटी इस्लामिक हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो जो मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत बड़ी डैमेज पहुंचेगी। आप इसमें देखिए, पिछले कुछ समय से वो इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते हुए अब्राहम एग्रीमेंट्स हुए हैं। 1979 में पहली बार इजिप्ट ने जो नॉर्मलाइज किए थे इजराइल के साथ रिलेशंस, उसके बाद काफ़ी गैप आया था। 94 में शायद जॉर्डन ने किए थे, लेकिन 2020 से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इजराइल को इंटीग्रेट किया जाए मिडिल ईस्ट के साथ, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इंपॉर्टेंस और प्रेजेंस को बढ़ाया जाए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी देख रहे हैं, वो भी एक बहुत उसमें सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशंस नहीं है, वहां पे भी इजराइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अगर अमेरिका की ये इमेज बन के आती है कि वो इजराइल को प्रोवोक कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं एंटी इस्लाम, और इसको एक रिलीजियस कलर दिया जाता है, तो ये अमेरिकन पॉलिसीज के लिए, अमेरिकन प्लान्स के लिए, एम्बिशंस और जो उनके जो भी वो है उसको बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचेगा। तो जाहिर है अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसे एंटी इस्लामिक रंग दिया जाए।